Good morning, all of you. BSc Part First, पेपर थर्ड, यूनिट सेकंड, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी के कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेपर प्रेशर कहते किसे हैं या वाष्प दाब कहते किसे हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हम जब भी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर निकलती हैं। अगर हम उससे देखते हैं कि जब वाष्प की दर तथा कंडेंस संघनन की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो एक साम्य स्थापित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था पर जो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो भी दाब उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें विलयन प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब होता है वो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यह कम क्यों होता है कि विलयन की सतह पर विलायक के अणुओं के साथ अवाष्पशील विलय के अणु आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि विलयन की सतह पर विलायक के अणु की संख्या कम हो जाती है, अतः विलायक का वाष्पीकरण कम हो जाता है, अतः विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक तरफ क्या रखा हुआ है हमने कंटेनर में, शुद्ध विलायक, और एक तरफ क्या रखा है हमने, विलयन। तो विलायक के अणु हैं और इसलिए इसका वाष्पीकरण भी अधिक होता है। ये विलयन है इसलिए इसका वाष्पीकरण कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। विलय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P माइनस PS अपॉन P। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन और सांद्रता के लिए एक राउल्ट ने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलय के वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन विलय के वाष्प दाब के मोल भिन्न के बराबर होता है। यदि स्मॉल n तथा कैपिटल N विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या हो तो विलय के मोल भिन्न हो जाएंगे या मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इक्वेशन 32, और विलायक के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो राउल्ट का नियम के अकॉर्डिंग P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू N मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो राउल्ट का नियम आदर्श तथा तलु विलयनों पर ठीक तरह से लागू होता है। जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन 33 हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू N स्मॉल n प्लस N दोनों, और हम क्या करते हैं 1 से माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन हमको मिलती है पी एस इज इक्वल टू P इंटू कैपिटल N प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जो इक्वेशन 36 के रूप में हमें मिलती है। हम जानते हैं कि निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब होता है P, वो स्थिर हो जाता है, अतः PS प्रोपोर्शनल हो जाता, तो P स्थिर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में PS प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोल, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या है, कुल विलयन के मोल अनुपात के बराबर होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, अणुभारों को निर्धारण।
विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल m। तो n स्मॉल n और तथा स्मॉल कैपिटल N के जो वैल्यू है वो इक्वेशन 33 में हम रखते हैं, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल n अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो अत्यंत तनु विलयनों के लिए इक्वेशन 34 में मान रखने पर वो हमको इस तरह से मिलेगी, और इससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे किसका, विलय का। तो स्मॉल n स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P माइनस पी एस, इससे हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेंगे। अब जो वाष्प दाब का निर्धारण करने के लिए दो मेथड हैं। सबसे पहला जो एक मेथड है वो है मैनोमीटर मेथड। मैनोमीटर मेथड में, या इसे हम कहेंगे स्थैतिक मेथड, इस विधि द्वारा वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का मैनोमीटर का यूज़ किया, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर मेथड कहते हैं। इसमें दो बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि दो कॉर्क द्वारा जुड़े हुए हैं। अब एक में हम सॉल्यूशन लेते हैं, बल्ब ए में हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया है, और बी में हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। मैनोमीटर में पारक स्थान पर कोई कम घनत्व वाला अवाष्पशील द्रव जैसे एन-ब्यूटेनॉल, थैलेट या बीटा ब्रोमो नेफ्थलीन तेल से भर दिया जाता है मैनोमीटर का। अब इस जो डायग्राम को एक हम थर्मोस्टेट में रखकर इसे हम वैक्यूम करते हैं, जिससे वायु तथा अन्य घुली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं तथा केवल विलायक की वाष्प शेष रह जाती है। तब वो दोनों जो कॉर्क लगे हुए हैं, इन दोनों को S1 S2 को हम लोगों ने खोल देते हैं, तब नलियों में केवल विलायक के वाष्प दाब रह जाते हैं। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो दोनों नलियों के द्रव के तलों का अंतर हम देखते हैं वो बढ़ जाता है, और हम इस अंतर को पढ़ लेते हैं। माना यह जो अंतर है वो है P माइनस पी एस, अर्थात वाष्प दाब का अवनमन होता है। यह विधि सांद्र विलयनों के लिए तथा उच्च तापों के लिए जिन पर वाष्प दाब अधिक होता है उनके लिए एक्यूरेट माना जाता है, जिससे हम अब इससे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P माइनस पी एस। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ओस्टवाल्ड तथा वॉकर की डायनेमिक मेथड। इस जो में बल्बों के दो समुच्चय होते हैं A और B, जो U आकार के U नलियों का एक समूह होता है। ये तीनों परस्पर नलियों द्वारा जुड़े रहते हैं। आप देख पा रहे हैं तीनों ये जो नलियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब फर्स्ट में A में विलयन की मात्रा तथा सेकंड में शुद्ध विलायक की मात्रा हम लोग भर लेते हैं तथा इसी प्रकार U आकार में एक विलायक है और इसमें विलयन है। तो U आकार की नल में कैल्शियम क्लोराइड, जो U आकार की जो नलियां हैं यहाँ हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा भर लेते हैं। बल्बों के दोनों समुच्चय तथा U नली को परस्पर जोड़कर हम दोनों को, बल्ब को और U आकार की नली को हम लोग जोड़कर और थर्मोस्टेट में रखते हैं। U नली के एक सिरे को एस्पिरेटेड से जोड़ देते हैं।
शोधित शुष्क वायु को पहले विलयन के बल्बों के समुच्चय ए जिसमें विलयन भरा हुआ से प्रवाहित करते हैं। यहाँ यह विलयन के वाष्पों से संतृप्त हो जाती है और विलयन के वाष्पों को अवशोषित कर लेती है। विलयन की अवशोषित वाष्पों की मात्रा उस ताप पर विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। अतः विलयन के भार में कमी आई PS के समानुपाती होती है। विलयन वाष्पों से संतृप्त वायु को जब शुद्ध विलायक से भरे बल्बों के समुच्चय B से प्रवाहित करते हैं, यह वायु विलायक की वाष्पों को अवशोषित करती है। विलायक की अवशोषित वाष्पों की मात्रा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P तथा विलयन के वाष्प दाब PS के अंतर के समानुपाती होता है। अर्थात विलायक के जो भार में कमी होती है P माइनस PS के समानुपाती होता है। तो विलयन के वाले बल्बों के भार में कमी कितनी हुई? प्रोपोर्शनल है PS विलायक के बल्बों के भार में P माइनस PS, तो बल्बों के कुल भार में कमी हो गई P प्लस P माइनस PS इजिकल टू P। तो U नली के भार में वृद्धि बराबर हो गई बल्बों के भार में कुल कमी इजिकल टू P। तो विलायक के भार में कमी अपॉन बल्बों के कुल भार में कमी हो गई P0 माइनस PS अपॉन P0, और विलायक के भार में कमी अपॉन कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि हो गई P माइनस PS अपॉन P। तो इसी तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्मॉल m अपॉन इजिकल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P माइनस PS। Thank you.